स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल क्विक रिवीजन एसपीटी का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें अपन लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। ठीक, तो आज तीसरा लेक्चर होगा। तो बताइए आप लोग का रिवीजन कैसा चल रहा है। आशा करें कि अच्छा ही चल रहा होगा आप लोग का रिवीजन। और अनुमानित डेट 13 दिसंबर है कि एग्जाम हो सकता है बीपीएससी का। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। इसमें बिहार विधानसभा के चुनाव 2020 के बारे में अगर जाने तो इसमें क्रम का ये चुनाव था, तो ये जान लेते हैं। ठीक, तो ये 17वां क्रम का ये विधानसभा चुनाव था, 243 सीटों पर हुआ था। ठीक, और अधिसूचना जारी कब हुआ था? 25 सितंबर 2020 को। चुनाव कितने चरणों में होता? 3 चरणों में, क्योंकि अब 2025 में होगा चुनाव, तो इससे ये तो बहुत पुराना हो गया। अगर शायद पूछे तो पूछ ले। ठीक, और पहला चरण देखें तो पहला चरण 16 जिले में 71 सीट पे हुआ था, और दूसरा चरण में 17 जिले में 94 सीट पे हुआ था, और तीसरा चरण में 5 जिले 78 सीट पे हुआ था। ठीक, और आगे देखिए, मतगणना कब हुआ था? तो 10 नवंबर 2020 को, और सरकार का गठन 15 सदस्यीय 16 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक, 2020 को हुआ था। 17वीं विधानसभा क्षेत्र देखिए तो ये 23 से 27 नवंबर 2020 तक चला था। ठीक, ये तो अनुसूचित जाति में आरक्षित सीटें 38 है, जनजाति में देखे तो 2 है। सर्वाधिक मतों से जीत किसकी हुई थी? तो महबूब आलम की हुई थी। और न्यूनतम मतों से जीत किसकी हुई थी? तो कृष्ण मुरारी शरण की हुई थी। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त उस टाइम कौन थे? तो सुनील अरोड़ा। ठीक, और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है बिहार के? तो आप ये बताइए, क्योंकि कल ही उस स्लाइड में बताए थे। ठीक, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार के कौन थे उस टाइम? तो HR श्रीनिवास। ठीक, ध्यान देंगे। और यहाँ देख लेते हैं कुछ तथ्य। अगर देख ले तो 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था? तो जीतन राम मांझी को चुना गया था। ठीक, और 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुने गए थे? तो विजय कुमार सिन्हा को। ठीक, और नोटा का बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो 7 लाख लगभग था। बिहार चुनाव में सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट पर दर्ज की गई, जहां CPI माले के उम्मीदवार महबूब आलम ने VIP के वरुण झा को 53,597 सीटों से हराया था। कौन जीता था? महबूब आलम। ठीक, ध्यान रखेंगे। बिहार चुनाव के सबसे छोटी मार्जिन से जीत हिलसा सीट पर दर्ज की गई थी। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे 2020 के चुनाव से तो पूछ सकता है, अगर ना पूछे तो सही है। बस रिवीजन करवाना तो इसमें क्यों छोड़ते, तो इसीलिए करवा रहे हैं। ठीक, जहां JDU के कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोटों से हराया। ठीक, अब यहां देखते हैं कि प्लूरल्स पार्टी के पुष्पम प्रिया 20वीं और बांकीपुर सीट 2 से खड़ी हुई थी, दोनों से हार गई। VIP के प्रमुख मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए थे। ठीक, तो ये सब ध्यान, मतलब कौन भारी मतों से जीता था, कौन कम मतों से, ये ध्यान रखें, और किस पार्टी से संबंधित ये व्यक्ति रखते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे इसमें। चलिए अगला देख। अब लोकसभा चुनाव 2024 का बात करें तो इसमें बिहार से क्या रिलेटेड है वो जान लेंगे अपन, बस वही जानना है हमें। ठीक, तो बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो 40। और कौन सी लोकसभा चुनाव थी? तो 18वीं लोकसभा चुनाव थी। ठीक, और कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में हुआ। ठीक, और 4 जून 2024 को जिसका परिणाम घोषित हुआ था। ठीक, और यहां देखिए JDU भाजपा को 12 सीटें मिली थी। ठीक, लोजपा को 5 सीटें, राजद को 4 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, और CPI ML को
2 सीटें, ठीक। हम पार्टी को 1 सीट है। निर्दलीय और निर्दलीय राजन रंजन उर्फ पप्पू यादव को 1 सीट मिली थी, ठीक। और ये 7 चरणों में चुनाव हुआ था। कितने चरणों में हुआ था, बस ये याद रखिए, 7 चरणों में हुआ था। बिहार में हुए कुल मतदान का प्रतिशत अगर देखें तो 56.62% है। बिहार में नोटा को मिले वोट प्रतिशत कितनी है, तो 2.08% है, ठीक। सर्वाधिक वोटों से जीत किसकी हुई थी, तो मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी की हुई थी, ठीक। सबसे कम वोटों से जीत किसकी हुई थी, तो राजीव प्रताप रूडी सारण जिले से हुआ था, ठीक। सारण लोकसभा सीट से। और बिहार से नवनिर्वाचित 5 महिला सांसद बीना देवी वैशाली से, सांभवी चौधरी समस्तीपुर से, विजय लक्ष्मी देवी सिवान से, और लवली आनंद शिवहर से, और मीसा भारती पाटलिपुत्र से। तो ये पूछ सकता है आपके कि बिहार के नवनिर्वाचित 5 महिला सांसदों में से कौन से शामिल नहीं है, ऐसे करके। तो इन 5 में से कोई अलग होगा, ठीक। यहां देख लेते हैं कि अपने बिहार के जो लोग कैबिनेट मंत्री बने हैं वो कौन कौन से मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो चिराग पासवान कौन से मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय संभाला, ठीक। और गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय, जीतन राम मांझी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मंत्रालय संभाल रहे हैं, और राजीव रंजन पंचायती राज मत्स्य पालन और पशुपालन संभाल रहे हैं, ठीक। और राज्य मंत्री के रूप में अगर देखें तो रामनाथ ठाकुर क्या संभाल रहे हैं, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। राजभूषण चौधरी क्या संभाल रहे हैं, तो जल शक्ति मंत्रालय, जो सर्वाधिक वोटों से जीता था मुजफ्फरपुर से, ठीक। नित्यानंद राय कौन से मंत्रालय संभाले, तो गृह मंत्रालय राज्य मंत्री में, ठीक। और सतीश चंद्र दुबे कोयला एवं खान मंत्री संभाल रहे, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। और ये उतना जरूरी नहीं है, ये 40 बिहार के नवनिर्वाचित सांसद है। तो अगर देख ले, मतलब इम्पोर्टेंट अगर कुछ देखा जाए तो वाल्मीकि नगर से अगर देखें तो वहां से जेडीयू पार्टी के सुनील कुमार जीते हैं, ठीक, वहां से। और पश्चिम चंपारण देखें तो डॉक्टर संजय जायसवाल बीजेपी से था, वो जीता था, ठीक। या झंझारपुर से देख ले, जेडीयू के नेता रामप्रीत मंडल जीता। फिर शिवहर से देख ले तो ये लवली आनंद जेडीयू के हैं। सीतामढ़ी से अगर देखें तो देवेंद्र ठाकुर। मधुबनी से अगर देखें तो अशोक कुमार यादव बीजेपी के, वो जीते हैं, ठीक। ठीक, और सब अपने अपने क्षेत्र का बस याद रख लेंगे, ठीक। यहाँ एक दरभंगा का अगर देख ले तो गोपाल जी ठाकुर बीजेपी के, ठीक। और राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर के बोली दिए। और समस्तीपुर का पता ही है, सांभवी चौधरी। और भागलपुर से अजय कुमार मंडल, ठीक, याद रख लेंगे। और जमुई जिला से अरुण भारती, ठीक। अब देखते हैं विकसित बिहार के 7 निश्चय। ये देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों 2015 से 20 में लगभग 2.70 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान था, ठीक। और ये किस दिशा में था, ये अगर 7 निश्चय देखें, चर्चा अगर करें तो ये देख लेते हैं। तो आरक्षित रोजगार महिला अधिकार, ठीक, सर्वप्रथम इस निश्चय की शुरुआत हुई। इस निश्चय के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी सेवा संवर्गों की सीधी नियुक्ति महिलाओं को 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक। जो 20 जनवरी 2016 से यह व्यवस्था प्रभावी होगी, ठीक। हर घर नल जल, ये देखें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के लगभग 2 करोड़ परिवारों को उनके घरों में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। इस निश्चय योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 योजनाएं प्रारंभ की गई, ठीक। वो कौन कौन सी, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेय जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र योजना, और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, ठीक। ये सभी योजनाएं 27 सितंबर 2016 को ये सब प्रारंभ हो गई, ठीक। और ये आर्थिक हल युवाओं को बल, अगर इस योजना के तहत अगर देखें
तो इसमें देखें तो राज्य के युवा पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, इसके लिए ये निश्चय के अंतर्गत 5 योजनाएं प्रारंभ की गई। इसमें देखें तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कौशल युवा कार्यक्रम, बिहार स्टार्टअप नीति 2016 एवं सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के वाईफाई के जरिए इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा योजना। इसमें प्रथम 3 योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हो गया। ठीक, ये 7 निश्चय योजना कौन कौन थे, बस ये याद रखनी है। ठीक, और इसकी व्याख्या, तो ये व्याख्या भी देख लेते हैं। अगर व्याख्या पूछे तो सही है, हर घर बिजली लगातार। अगर देखें तो इस निश्चय का शुभारंभ अगर देखा जाए तो 15 नवंबर 2016 को किया गया था। ठीक, इस निश्चय का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में बिजली की उपलब्धता प्रदान करना। ठीक, और क्या होगा भाई, लिखा है हर घर बिजली। तो इस योजना में देखा करते तो 1387 विद्युत संपर्क विहीन गांवों की पहचान की गई थी, और 2018 तक विद्युत संपर्क विहीन सभी घरों को विद्युत संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसे समय से पहले 2018 में ही पूरा कर लिया गया। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और घर, यहां देखिए घर तक पक्की गली नलियां, ये योजनाएं, ठीक, ये नीतीश कुमार के द्वारा अगर देखें तो 28 अक्टूबर 2016 को किया गया। ठीक, और ये पूरा करने के लिए 3 योजनाएं इसके अंतर्गत चलाई गई। ग्रामीण टोला संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली परिकरण निश्चय योजना, मुख्यमंत्री शहरी गली नाली पक्कीकरण योजना। ठीक, अब यहाँ देखते हैं शौचालय निर्माण घर सम्मान, ये योजना कब प्रारंभ की, तो 27 सितंबर 2016 को हो गया था। ठीक, इस निश्चय में अगर देखें तो खुले में शौच से मुक्त स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 1.68 लाख करोड़ शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, और इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा 2 योजनाएं आरंभ की गई, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र योजना। ठीक, अवसर बढ़े आगे बढ़े, यह देखिए तो तकनीकी शिक्षा के अवसर को बढ़ाने और एवं युवा को राज्य में तकनीकी शिक्षा के बेहतर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया इसमें। ठीक, और इसकी पूर्ति के लिए निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया, तो देख लेते हैं। तो प्रत्येक जिले में जीएनएम स्कूल की स्थापना, प्रत्येक जिले में पैरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना, प्रत्येक जिले में महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, प्रत्येक जिले में अभी नियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, और प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम स्कूल की स्थापना, और प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, और राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक, और इसके ये प्रभाव क्या पड़े ये देख लेंगे। ठीक, प्रभाव क्या पड़ेगा, यही जीवन पद्धति में व्यापक सुधार पड़ेगा। हर घर बिजली लाने से समय से पहले ही लक्ष्य को पूरा कर लिया गया, बिजली हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना में। ठीक, अब देखते हैं आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2। तो ये देखिए यह योजना बिहार के विकास के सुशासन के लिए, सुशासन बाबू 2020 से 25 के अंतर्गत अगर देखें तो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना पर लागू किया गया 2020 से 25 के बीच। ठीक, और ये 15 दिसंबर 2020 को दिया गया, राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दिया गया। ठीक, तो कब, ये भी अगर डेट पूछे तो डेट भी याद रख सकते हैं। ठीक, और ये देखिए 7 योजना कौन कौन से थे, तो युवा शक्ति बिहार प्रगति, ठीक, जिसमें हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, और हर प्रमंडल में टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग एवं
उद्यमिता विकास हेतु अनुदान दिया जाएगा और ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ठीक, और यहाँ देखें तो सशक्त महिला एवं सक्षम महिला की बात की गई। तो इसमें देखिए क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था की गई। स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज सहित पूंजी उपलब्ध कराएगी। उद्योग में देखें तो परियोजना लागत का 50% अधिकतम और 5 लाख रुपये तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। और उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन, 12th पास अविवाहित महिला को 25,000 और स्नातक पास को 50,000 रुपये दिए जाएंगे और लड़के को कुछ नहीं। और हर खेत तक की सिंचाई का पानी तीसरा है। और चौथा देखें तो स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव की बात की गई। ठीक, जिसमें सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट की बात की गई और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन किया जा रहा है, जो आप लोगों में देख भी रहे होंगे। पशु एवं मत्स्य संस्थान का विकास किया गया। पूर्व की निश्चय योजना का अनुरक्षण किया गया। और यहाँ पे देखिए पांचवा तो स्वच्छ शहर और विकसित शहर की बात की गई। तो इसमें कहा गया ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा और शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवास बनाया जाएगा और वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल बनाया जाएगा। और सुलभ संपर्कता योजना के तहत अगर छठा देखें तो ग्रामीण पथों की संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा और शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार अगर देखें तो बाईपास, फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा इसके अंतर्गत। और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा तो बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं की जाएगी, इसमें कहा गया। ठीक, और गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर व्यवस्था। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना, ये सब चालू किया गया। ठीक, जो आपके विलेजेज में ये सब देख भी रहे होंगे कि ये सब हुआ है या हुआ नहीं है। ठीक, मेरे तरफ तो ये हॉस्पिटल के बारे में तो पता चला, हाँ ये मेरी तरफ हुआ है। फिर जैसे बोल रहा है कचरा का प्रबंधन, ये भी चल रहा है। तो ये मतलब अधिकतर काम इसमें से हुआ है। ठीक, ऑपरेशन कोबरा क्यों चलाया गया था? बिहार के प्रमुख ऑपरेशन, जैसे भारत में प्रमुख ऑपरेशन के बारे में पूछते हैं वैसे ही बिहार में प्रमुख ऑपरेशन के बारे में पूछते हैं। तो ये भी जान लेते हैं कि ऑपरेशन कोबरा तो माफिया गिरोहों को समाप्त करने के लिए क्या चलाया गया था? तो ऑपरेशन कोबरा। और ऑपरेशन प्रहार क्यों चलाया गया था? तो शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी चलाने के लिए ऑपरेशन प्रहार का प्रयोग किया गया था। ठीक, और ऑपरेशन टास्क फोर्स की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि नक्सलियों की उन्मूलन हेतु किया गया था। ठीक, और ऑपरेशन उजाला की स्थापना क्यों की गई थी? तो मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने हेतु, ये नाम जरूर जान रहे होंगे आप, रेड लाइट एरिया। ठीक, तो ऑपरेशन उजाला क्यों चलाया गया था? तो मुजफ्फरपुर रेड लाइट एरिया को खत्म करने के लिए। ठीक, और किसके द्वारा? तो वहां के कलेक्टर राजबाला वर्मा के द्वारा। ठीक, और ऑपरेशन ब्लैक पैंथर ऑपरेशन क्यों चलाया गया था? तो पश्चिम चंपारण में फैली दस्यु समस्या की समाप्ति एवं नक्सलियों के उन्मूलन हेतु। ठीक, और ऑपरेशन जगुआर क्यों चलाया गया था? तो अंग प्रदेश एवं कोसी अंचल के दियारा में सक्रिय अपराधियों की सफाई हेतु यह ऑपरेशन जगुआर चलाया गया था। ठीक, और यहाँ देखते हैं कि ऑपरेशन धनवंतरी क्यों चलाया गया था? तो अवैध एवं नकली औषधियों के नियंत्रण हेतु ऑपरेशन धनवंतरी चलाया गया था। ठीक, और ऑपरेशन मानसून क्यों चलाया गया था? तो ये वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने हेतु चलाया गया था। ठीक, और ये ऑपरेशन चाणक्य अगर देखें क्यों चलाया गया था? तो बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने हेतु ऑपरेशन चाणक्य चलाया गया था। ठीक, ऑपरेशन फ्लड क्यों चलाया गया था? तो ये दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। और ऑपरेशन टोडरमल क्यों चलाया गया था? तो टोडरमल से ही ध्यान आया होगा कि भूमि सुधार, क्योंकि ये अपन लोग हिस्ट्री में भी पढ़े हैं तो इसीलिए वहां से ये लिंक कर सकते हैं। तो राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रमों की तीव्रता लाने के लिए एवं भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण हेतु ऑपरेशन टोडरमल चलाया गया। ठीक, और यहाँ पे देखिए ऑपरेशन रोजगार, तो सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु, तो यहाँ देखिए बिहार में बेरोजगारी समस्या को समाधान हेतु नहीं, बस
यहाँ पे सारण जिला लिखा हुआ है, तो सारण जिला में बेरोजगारी की समस्या को समाधान है तो ऑपरेशन रोजगार चलाया गया, ठीक। और ऑपरेशन कम्बिंग क्यों चलाया गया, कॉम्बिंग, तो दम दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए, ठीक। और ऑपरेशन सिद्धार्थ क्यों चलाया गया था, तो ये देखें, तो ये माओवादियों उग्रवाद से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया अभियान ऑपरेशन सिद्धार्थ। और ऑपरेशन दशक की बात करें तो ऑपरेशन दशक क्यों चलाया गया था, तो अगर ये देखें तो यहाँ इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने एवं उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए ये किया गया ऑपरेशन दशक, ठीक। और ऑपरेशन चारा की स्थापना क्यों की गई, तो क्योंकि सीबीआई द्वारा चारा घोटाला की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु ये ऑपरेशन चारा, ये समझ गए किसके लिए चालू किया गया होगा, है कि नहीं। ऑपरेशन मुदगल की स्थापना क्यों की गई थी, क्योंकि वनों से पत्थर की तस्करी हो रही थी, उसकी तस्करी माफिया के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए ऑपरेशन मुदगल चलाया गया था, ठीक। और इसकी शुरुआत कहाँ, देखिए तो शुरुआत मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा 15 फरवरी 2002 में शुरू किया गया था, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे इतने ऑपरेशन। और यहाँ जनगणना तो भी 2011 की जनगणना के अनुसार ही देखोगे, अंतिम जनगणना 2011 की है, तो उसके विषय में अगर बात करें, बिहार का लेखा जोखा अगर देख ले, वैसे अधिकतर लेखा जोखा आपको पता है क्योंकि पीछे भी उसका ये नंबर सब बोले थे, तो अपन देख लेते हैं कि इसमें कौन से, फिर भी देख लेते हैं, रिवीजन ही हो जाए क्या भाई, चलिए देख लेते हैं। जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 52.14% है और महिलाओं की संख्या देखें तो 47.86% है, ठीक। और यहाँ देखिए कुल जनसंख्या के संदर्भ में देखिए तो बिहार में देश में बिहार का स्थान कौन सा है, तो तीसरा, ठीक। पहला किसका है, तो पहला यूपी का है, पहला यूपी का, ठीक। दूसरा किसका है, तो दूसरा महाराष्ट्र का, ठीक। यहाँ देश की कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत निवास करती है, तो 8.60% निवास करती है, ठीक। और यहाँ देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना, ठीक। और न्यूनतम जिला वाला संख्या शेखपुरा, ठीक, ध्यान रखेंगे ये। और ग्रामीण जनसंख्या के स्तर पे देखें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पूर्वी चंपारण, ठीक। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और अब आ जाते हैं शहरी जनसंख्या पर, तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला शिवहर। तो यहाँ क्या देखे थे, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला अगर पूछे तो पूर्वी चंपारण, और सर्वाधिक पूछे शहरी पूछे तो पटना, और न्यूनतम ग्रामीण पूछे तो शेखपुरा, और न्यूनतम शहरी पूछे तो शिवहर, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब आ जाते हैं दशकीय वृद्धि पे, तो यहाँ देखें वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखे कितना परसेंट है, ये पूछा जाता है और पूछा गया है, तो 25.42% रही है, ठीक। और राष्ट्रीय औसत से करीब अगर देखे तो ये 7.7% अधिक है, ठीक, क्योंकि राष्ट्रीय औसत 17.7% है, उससे करीब 25.42% है ना, तो इससे ज्यादा हो गया 7. तो देश की राष्ट्रीय औसत दशकीय वृद्धि से कितना परसेंट अधिक है, तो 7.7%, ठीक, ध्यान रखेंगे आप। अब देखते हैं कि बिहार की यह दशकीय जनसंख्या वृद्धि वर्ष कब ऋणात्मक रही थी, अब अभी तो पॉजिटिव है ना, लेकिन कब ऋणात्मक रही थी, 2011 से 1911 से 1921 के बीच में कि मध्य ये ऋणात्मक रही थी। और यहाँ देखिए सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो मधेपुरा, और न्यूनतम तो गोपालगंज, ठीक, ध्यान रखेंगे आप ये। अब आते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर, और कम कैमूर। कितना जनसंख्या घनत्व बिहार का, तो 1106,
और ये देखें तो बहुराष्ट्रीय जनघनत्व से 724 अंक अधिक है। यह देश का सर्वाधिक सघन में बसा हुआ राज्य है। ठीक, ये देश का जनसंख्या घनत्व के आधार पर पूछे बिहार का कौन स्थान है, तो पहला स्थान है भाई, ध्यान रखना किसी पे तो है पहला स्थान। ठीक, अब लिंगानुपात के स्तर पे अगर देख ले तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो मुंगेर। ठीक, और राष्ट्रीय और बिहार का लिंगानुपात अगर पूछे कितना है, तो 918 है। ठीक, और राष्ट्रीय औसत से कितना कम है, तो 25 कम है। ठीक, क्योंकि राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। तो कितना कम है कितना ज्यादा, ये भी अगर पूछे तो ध्यान रखेंगे आप। साक्षरता दर के बारे में अगर पूछे बिहार की साक्षरता दर, तो वो जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम जनगणना हुई, तो उसी के आधार पे होगा। तो बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो 61.80% है। ठीक, और पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 71.2%, जबकि महिला साक्षरता दर कितना है, तो 51.5%। ठीक, और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला तो पूर्णिया। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे, तो रोहतास में, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पे, तो पूर्णिया में। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है, तो रोहतास में, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ पे है, तो सहरसा में, और वही न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूछे तो पूर्णिया में। ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक, अब यहां देख लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का पुरुष तथा महिला में साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पे है। ठीक, और बिहार में महिला साक्षरता दर 2001 में कितनी थी, तो 33.57%, जो अभी 51.5% तक पहुंची है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। यहां देख लेते हैं कि शिशु जनसंख्या, तो यहां देखिए शिशु जनसंख्या के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पूर्वी चंपारण। ठीक, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो शेखपुरा। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं किस पे, शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात देखिए कितना, तो 935 है। और यह राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 919, जो 16 अधिक है राष्ट्रीय लिंगानुपात से बिहार का लिंगानुपात। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज, और सबसे कम न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वैशाली। ठीक, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ देखिए अनुसूचित जाति कि अगर सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे अनुसूचित जाति की, तो गया में है। ठीक, और बिहार राज्य में कुल कितनी परसेंट अनुसूचित जातियां निवास करती है, तो 15.9%। ठीक, तो जो मेजर पूछे जा सकते हैं बस उसी पे अपन लोग डिनोट करते हैं, हाईलाइट करते हैं। ठीक, और न्यूनतम जनसंख्या वाला अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र शिवहर है, और सर्वाधिक प्रतिशतता के रूप में अगर देखें, प्रतिशत के रूप में, तो गया में, और न्यूनतम देखें तो किशनगंज। तो प्रतिशत में तो जनसंख्या अगर देखे तो गया में, और वैसे भी देखे सर्वाधिक जनसंख्या गया में, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या वैसे शिवहर में अनुसूचित जाति की है, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में अगर देखा जाए तो किशनगंज में। बट ये यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। और अनुसूचित जनजाति की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो पश्चिम चंपारण। ठीक, और न्यूनतम कहाँ पे, तो शिवहर। और प्रतिशतता के आधार पर अगर देखें सर्वाधिक जनसंख्या पश्चिम चंपारण में है, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जनजाति की देखें तो औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर के क्षेत्र में। ठीक, अब धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखा जाए, एक मिनट दिया हुआ, देख लेंगे भाई। ये भी जाति जनगणना भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये धार्मिक जनगणना की बात है। तो 2011 में आंकड़ों के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या है। यह राज्य की कुल आबादी का 82.69% है। ठीक,
और इसमें परसेंटेज अगर इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है ऐसे करके पूछे, धार्मिक जनगणना के अनुसार, जाति जनगणना धार्मिक, तो हिंदू की परसेंटेज अगर देखें तो 82.69, मुस्लिम की अगर देखें तो 16.87, और ईसाई की अगर देखें तो 0.12, बौद्ध धर्म की देखें तो 0.02%, सिख की देखें तो 0.02%, जैन की भी देखें तो 0.02%, और अन्य की देखें तो 0.01%, और जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया उसमें देखें तो 0.24% है। ठीक, तो ये आपको इनमें से कौन से निम्नलिखित विचार कीजिए, इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है, और ये डाटा आपके पास वहां प्रतिशत के रूप में होगा और एक गलत होगा तो आपको वहां चूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है बिहार में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी, जबकि नियमित जनगणना 1881 में। और किसके द्वारा करवाया गया था, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, हम तो अभी लिखने वाले थे, बट बताइए किसके द्वारा ये हुआ। ठीक, किसके द्वारा करवाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की 8.60% आबादी निवास करती है, वही 2001 की जनगणना में यह दर 8.7% थी। ठीक, और जीवन की जीवन की औसत आयु देखिए अगर कितनी है बिहार की, तो 68.9 वर्ष है। ठीक, लोग जीने की इतनी क्षमता रखते हैं, इतने साल तक जी जाते हैं। यहाँ पे क्या है, वही परसेंटेज में दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि दर हर जिले की। तो आप बेसिकली मतलब 4-5 जिले याद रख सकते हैं, जैसे पश्चिम चंपारण अगर पहला देख ले, उत्तर तरफ से अगर देख ले तो उत्तर तरफ से अगर देखे तो पश्चिम चंपारण, तो पश्चिम चंपारण ये इसमें डाटा बहुत है। तो यहाँ देखें पश्चिम चंपारण की बात करें तो 29.29% है। ठीक, अगर मधुबनी का अगर देख ले तो 25.51% है। ठीक, दरभंगा का अगर देखे तो 19.47% है। ये ऐसे अगर पूछता नहीं है ये डिजिट, तो इसीलिए याद रखने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे पटना का देख ले राजधानी की, तो यहाँ पे 23.73% है। ठीक, जनसंख्या एवं दशकीय वृद्धि के बारे में बताया गया है। ठीक, तो इसे छोड़ के चलते हैं, क्योंकि जहां से पूछे जाएंगे वहीं से लिखेंगे ना। अब यहाँ देखिए बिहार के प्रमंडल जिले अनुमंडल और प्रखंड की बात अगर करें तो पहले ये देख ले कि भाई प्रमंडल है कितने बिहार में, कितने 9 प्रमंडल है। ठीक, कितने प्रमंडल है भाई, तो 9 प्रमंडल है। ठीक, और ये पूछ देता है कि इस प्रमंडल के अंतर्गत ये जिले आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक, तो यहां देख लेंगे गया प्रमंडल के अंतर्गत, सॉरी मगध प्रमंडल है जिसके मुख्यालय गया है, तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक, कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखें गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल जिले आते हैं। ठीक, और इसके मुख्यालय वही है, जिले में मुख्यालय होते हैं। और अनुमंडल पूछे, अगर अनुमंडल पूछा जाए तो अनुमंडल कितने हैं, तो 534 अनुमंडल है। ठीक, जो अपन लोग पिछले स्लाइड में भी देखे थे। अनुमंडल कितने हैं, तो 534 अनुमंडल है। एक मिनट देख लेते हैं, सॉरी ये 534 ये प्रखंड है, 534 क्या है, प्रखंड है। ठीक, और अनुमंडल कितने हैं, ये अनुमंडल लिखा हुआ है, अनुमंडल 101 है। तो अनुमंडल कितना है, तो 101 अनुमंडल है। ठीक, तो इसके अंतर्गत अनुमंडल कौन से आते हैं, बस जिले पूछे जाते हैं, तो वैसे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर ऐसे पूछेगा तो ये जिले पूछे जाते हैं। तो मगध के अंतर्गत कौन कौन से, तो गया, औरंगाबाद, मैप में देखेंगे तो ये सारे वही होंगे, गया के साइड में ही औरंगाबाद होगा, वही नवादा होगा, जहानाबाद होगा, अरवल होगा। ठीक, ऊपर नीचे कर। और पटना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो पटना ही वही मुख्यालय पड़ेगा, वही जिले में। और
कौन कौन से जिले इसके अंदर आते हैं, तो पटना तो आएगा, इसके बाद नालंदा आएगा, भोजपुर आएगा, बक्सर आएगा, रोहतास आएगा, कैमूर आएगा। ठीक, और मुंगेर मुख्यालय, मुंगेर प्रमंडल के मुख्यालय मुंगेर ही, और इसके अंदर के जिला कौन कौन से आएंगे, तो मुंगेर आएगा, बेगूसराय आएगा, शेखपुर आएगा, लखीसराय आएगा, जमुई आएगा, खगड़िया आएगा। ठीक, अब देखते हैं भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत। तो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत बस ये दो याद रखें, भागलपुर के अंतर्गत दो आते हैं, भागलपुर और बांका, भागलपुर बांका। ठीक, तो भागलपुर और बांका कहीं दिखे तो वो भागलपुर के अंतर्गत प्रमंडल के अंतर्गत ये आएंगे जिले, लेकिन और किसी में लिखा हो तो वो गलत होगा। तो आप ये बस याद रखिए, सारण जो कम है ना उसको याद रखेंगे और वहीं इलिमिनेट कर लेंगे। ठीक, तो सारण प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज। ठीक, ध्यान रखेंगे। पूर्णिया के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। ठीक, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज ये पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी बिहार का। ठीक, पूर्वी बिहार का भी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का, नॉर्थ ईस्ट बिहार का, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। तो ये पूर्णिया के अंतर्गत आएगा, पूर्णिया प्रमंडल। और तिरहुत जिसके मुख्यालय कहां पे, तो मुजफ्फरपुर। ठीक, तो इसके अंतर्गत मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण आएगा किसके अंतर्गत, तो तिरहुत के अंतर्गत। ठीक, और यहां देखते हैं कोसी के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो 3 आएंगे। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहां पे, तो सहरसा, और इसके अंतर्गत 3 जिले आएंगे, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। ठीक, और दरभंगा के अंतर्गत कौन आएंगे, तो दरभंगा आएगा ही, मधुबनी, समस्तीपुर। तो याद रखेंगे आप जिस क्षेत्र में ना बस उसे याद रख लीजिए, तो वहां से एलिमिनेट कर पाएंगे आसानी से। इतना तो याद करना टफ काम है, बट एलिमिनेट कर सकते हैं अगर अपने क्षेत्र का याद रहे। जैसे हम लोग मेरा क्षेत्र मधुबनी का, तो दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। किसी का ऐसे तिरहुत, मुजफ्फरपुर घर है, तो मुजफ्फरपुर के इलाके का है, तो तिरहुत प्रमंडल में आता है, वो याद रख ले, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण। ठीक, और जिसका भागलपुर था वो भागलपुर बांका, ये दोसा नहीं, भागलपुर बांका। ठीक, ये देख लेंगे। ठीक है ना, तो आज यही समाप्त करते हैं अपना। ठीक, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप करेंट को छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए करेंट पे ज्यादा फोकस करिएगा, और ये क्विक रिवीजन के माध्यम से आपको ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। अगर मुझे और सुधार करने की आवश्यकता है तो आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं सुधार करूंगा। मतलब क्या कोई प्रॉब्लम या कोई कुछ भी हो क्वेरी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश पूरी करूंगा। ठीक, तो चलिए, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक, चलिए, धन्यवाद।